हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले, जो गवर्नमेंट बुक से है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास गवर्नमेंट बुक हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 245 पे क्वेश्चन नंबर 4 में रीड करने के लिए जा रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से देखिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग सम को सॉल्व करेंगे, तो सम को सॉल्व करने के लिए टोटल अपन को 4 घर बनाने पड़ेंगे। 4 घर का मतलब होता है कि हम लोग को 4 लीजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले घर का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा है कैश बैंक अकाउंट, और चौथा है पार्टनर्स लोन अकाउंट। बट पार्टनर्स लोन क्या होगा? इफ नेसेसरी, मतलब आपको जरूरत होगा तो ही बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। पर ये हमें समझेगा कि इसी की जरूरत है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में आप लोग देखना कि पार्टनर्स लोन के बारे में अगर कुछ लिख के दिया होगा, तो ही हम लोग को फोर्थ अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, वरना बाकी हर सम में हम लोग को 3 ही अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, और तीसरा कैश बैंक अकाउंट। तो ये चीज आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आपको याद रखनी है। मतलब हम लोग को जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सॉल्व करना है, तो टोटल हम लोग को 4 नहीं, सॉरी, टोटल हम लोग को 3 अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश बैंक अकाउंट। तो देखो, मैंने बोर्ड पे बनाया, पहला है रियलाइजेशन, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा है कैश बैंक, चौथा मैंने यहाँ पे बनाया आशाज लोन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स लोन के बारे में लिख के दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आशाज लोन करके बनाया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। तो लिख के दिया है कि आशा, उषा एंड निशा वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि आशा, उषा, निशा नाम के 3 पार्टनर है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें लिख के दिया है 2:2:1। मतलब बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, इस रेशियो के हिसाब से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। फिर आगे लिखा है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का हमें बैलेंस शीट लिख के दिया है। लाइबिलिटीज लिख के दिया, अमाउंट लिख के दिया, असेट लिख के दिया, अमाउंट लिख के दिया। तो बोर्ड पे देखो कि लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट साइड, और असेट्स का मतलब होता है डेबिट साइड। ये आपको हमेशा याद रखना है। मतलब जब भी हम लोग सम को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि ये जब तक फिट नहीं होगा ना, तो पोस्टिंग करने में फिर आपसे गड़बड़ी हो सकती है। तो पोस्टिंग गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए आपको ये चीज याद रखना है कि लाइबिलिटीज में जो कुछ भी लिख के दिया रहेगा, वो हमेशा क्रेडिट में जाएगा, और असेट्स में जो भी लिख के दिया रहेगा, वो हमेशा डेबिट में जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन को आगे रीड करने के पहले और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने 4 अकाउंट लिखा है, तो इसके बारे में बताता हूँ। जैसे पार्टनर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, यहाँ पे ये वाले अकाउंट। ठीक है, कैश बैंक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो कैश बैंक में आएगा। पार्टनर्स लोन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, पार्टनर्स लोन में आएगा। और जिसका कोई नहीं होगा, उसका रियलाइजेशन होगा। वापस एक बार बताओ कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कैश बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा, वो कैश बैंक में आएगा। पार्टनर्स लोन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा, वो पार्टनर्स लोन में आएगा। और जिसका कोई नहीं होगा, उसका कौन होगा? रियलाइजेशन। तो आपको उसको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड। बस अगर ये लॉजिक फिट हो गया, तो आप लोग आसानी से कोई भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो लाइब्रेरी से स्टार्ट करते हैं। तो लाइबिलिटी में हमें कैपिटल लिख के दिया है आशा का, उषा का और निशा का। तो आशा का कैपिटल है 1,20,000, उषा का है 40,000, एंड निशा का है 40,000। तो ये तीनों कौन है? बिजनेस के। तो ये तीनों बिजनेस के पार्टनर है, इसलिए इनका जो पैसा कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे मालूम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि मैंने बोला ना कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा, वो कौन से अकाउंट में आएगा? पार्टनर्स कैपिटल। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में लिख के दिए जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व क्या होता है? तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। वापस एक बार आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि पार्टनर्स को हर साल जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से थोड़ा 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 पैसा साइड में निकाल के रखते हैं। तो जो पैसा साइड में थोड़ा सा पैसा निकाल के रखा है, उसी को बोलते हैं रिजर्व। तो रिजर्व में जो रखा हुआ पैसा रहता है, वो किसका रहता है?
पार्टनर्स का होता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। तो इसमें भी मैंने आपको 3 नाम लिख के दिया था कि आपको कौन-कौन सा नाम याद रखना है, कि जैसे कि आपको जनरल रिज़र्व लिख के दिया रहेगा, दूसरा आपको रिज़र्व फंड लिख के दिया रहेगा और तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के दिया। तो जब भी ये तीनों नाम आपको कहीं पे भी दिखाई दे, तो इन इन्फॉर्मेशन को आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि बिज़नेस में प्रॉफिट और लॉस किसका होगा? ऑफ कोर्स पार्टनर्स का होगा। इसलिए इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड भी कहाँ कहाँ पे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें लिख के दिया है क्रेडिटर्स। तो जरा चेक करो कि मैंने कोई क्रेडिटर नाम का कोई घर बनाया है क्या, क्रेडिटर नाम का? तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको कहीं पे भी क्रेडिटर नाम का कोई घर नजर नहीं आ रहा। तो मैंने क्या बोला कि जिसका कोई नहीं होगा, उसका कौन होगा? रियलाइजेशन। इसलिए उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? रियलाइजेशन। फिर उसके बाद में हमें लिख के दिया आशाज लोन। तो आशा लोन का मतलब होता है पार्टनर लोन। तो पार्टनर लोन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स लोन में आएगा। तो इसलिए ये आशाज लोन में जाएगा। देन बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल नाम का कोई मैंने घर बनाया क्या, जरा चेक करो। तो बिल्स पेबल नाम का तो मैंने कोई घर नहीं बनाया, इसलिए फिर ये भी कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? रियलाइजेशन में, क्योंकि जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग असेट्स पे। तो असेट में सबसे पहले हमें क्या लिख के दिया है? मशीनरी। तो जरा चेक करो कि मैंने कोई मशीनरी नाम का कोई घर बनाया है क्या? नहीं। तो जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा? रियलाइजेशन। इसलिए मशीनरी कहाँ पे जाएगा? रियलाइजेशन में। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा? रियलाइजेशन में। डेटर कहाँ पे जाएगा? रियलाइजेशन में। डेटर माइनस आरडीडी समझो वो एक ही है, तो आपको अलग कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें दो वे से इसको सॉल्व किया जाता है। आपको मैं एकदम सिंपल वे में आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बट एंड में आंसर आपका टैली होगा ही होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में स्टॉक। तो स्टॉक भी कहाँ पे जाएगा? रियलाइजेशन में, क्योंकि मैंने इसका भी घर नहीं बनाया। फिर उसके बाद लिख के दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस किसका होता है? पार्टनर का होता है, इसलिए ये भी कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। फिर उसके बाद बैंक लिख के दिए। तो जरा चेक करो कि मैंने कोई कैश बैंक नाम का कोई घर बनाया है क्या? हाँ बनाया। तो इसलिए उसका पैसा कहाँ पे जाएगा? कैश बैंक में। तो इस तरह हमने अपने बैलेंस शीट को क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। तो ये चीज तो एक बच्चों को मतलब बेसिक, मतलब एक बेसिक थिंग है। मतलब ये तो हर किसी को आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब अकाउंट जो पढ़ रहा है उसके ऊपर थू है, याद रखना। तो ये चीज तो आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद वाली वो आपके ऊपर है कि आपको एंट्री अगर लर्न रहेगा तो आपको आ जाएगा, अगर लर्न नहीं रहेगा तो आपको नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, चलो अब हम लोग एडजस्टमेंट पे आते हैं। तो एडजस्टमेंट में लिख के दिया ऑन दी अबाउट डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ओके, तो इन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो लोग अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। तो बंद करने के टाइम पे वो लोग क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमें नीचे लिख के दिया है। तो नीचे क्या लिख के दिया है? तो पहला लिख के दिया है कि असेट्स वेर रियलाइज्ड। प्लीज अंडरलाइन रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब होता है सोल्ड। मतलब उन लोगों ने अपने असेट्स को बेचा है। कौन कौन से असेट्स को बेचा और कितना पैसा मिला उसके बारे में लिख के दिया है कि मशीनरी को बेचा इतना पैसा मिला, स्टॉक को बेचा इतना पैसा मिला, इन्वेस्टमेंट को बेचा उतना पैसा मिला, डेटर को बेचा इतना पैसा मिला। तो इस वाले केस में अपन को असेट सोल्ड वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आप सोचेंगे सर आपको कैसे पता चला कि इसमें असेट सोल्ड वाली एंट्री आएगी? तो देखो असेट्स वेयर रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब सोल्ड हो गया, और असेट वाला असेट होता है, इसलिए यहाँ पे असेट सोल्ड वाली एंट्री है। तो मैंने आप लोगों को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जब इंट्रोडक्शन मैंने आपको लिया पढ़ाया था, समझाया था, तो उस वाले टाइम में मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंट जनरलिटीज के बारे में बताया कि इस पूरे टॉपिक में 5 से 6 एंट्री, अगर ये 6 एंट्री अगर आप लोगों को लर्न हो गया ना, तो आप लोग आसानी से कोई भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा वो एंट्री क्या क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो मैंने सबसे पहला यहाँ पे एंट्री लिखा है कि व्हेन असेट्स आर सोल्ड। तो व्हेन असेट्स आर सोल्ड का मतलब होता है कि मैंने अपने असेट्स को बेचा। तो जब मैं अपने असेट्स को बेचूंगा तो क्या होगा? तो अगर मैं असेट्स को बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। और मेरे पास से असेट जाएगा, इसलिए टू असेट्स अकाउंट। लेकिन जहां पे भी असेट्स और लाइबिलिटी का नाम आएगा ना, जहां पे भी असेट्स और लाइबिलिटीज का नाम आएगा, आपको वहां पे हमेशा 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 आपको रियलाइजेशन अकाउंट लिखने का है। मतलब हम लोग अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तो जब भी हम लोग अपने बिजनेस को बंद करेंगे तो मेरे बिजनेस के जितनी भी लाइबिलिटीज है, जितने भी असेट्स हैं, उन सबको जमा करके मैं एक जगह पे लाके खड़ा कर, मतलब जमा करके रख दूंगा। तो जहां पे मैंने उनको जमा करके रखा है, डिपॉजिट किया है, वो समझो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है।
इसलिए जब भी असेट्स और लायबिलिटीज का नाम आएगा तो आपको हमेशा किसको याद रखना है, रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए ये वाली पहली एंट्री मैंने लिखा है कि व्हेन असेट्स आर सोल्ड, अगर मैं असेट को बेचूंगा तो क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। और मेरे पास से असेट जाएगा, लेकिन असेट नहीं बोलने का, उसकी जगह पे क्या बोलने का, रियलाइजेशन, इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया पहली एंट्री। फिर दूसरी एंट्री मैंने आपको लिख के दी है कि व्हेन लायबिलिटीज आर पेड, जब मैं अपनी लायबिलिटीज को पेड करूंगा तो क्या होगा। तो लायबिलिटीज पेड करूंगा मतलब मेरे लिए लायबिलिटी खर्चा है ऐसा समझो। तो लायबिलिटी मेरे लिए खर्चा है, तो खर्चा हमेशा कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया मैंने। वहां पे मुझे लिखना चाहिए लायबिलिटीज, लेकिन मैं यहाँ पे लायबिलिटी नहीं लिखूंगा, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज का एक नाम, कौन सा नाम, रियलाइजेशन, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और जब मैं पेड करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, इसलिए टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर थर्ड मैंने एंट्री आपको लिख के दी कि व्हेन असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, जब बिजनेस में से पार्टनर कोई असेट्स अगर लेके जा रहा है मतलब घर पे लेके जा रहा है, कुछ भी घर उसको अपन उससे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कोई पार्टनर अगर असेट्स लेके जाएगा तो उस वाले केस में हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे। तो देखो मैंने एंट्री क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब तुम लोग सोचेंगे सर यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, आप लोग ऐसा समझो कि पार्टनर अगर असेट्स लेके जाएगा तो पार्टनर के पास असेट्स आएगा, तो पार्टनर उस असेट्स को रिसीव करेगा। तो अकाउंट में रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होता है उसको आपको डेबिट में लिखना है, और जो गिवर होता है उसको आपको कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। तो पार्टनर उस असेट्स को रिसीव करेगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और बिजनेस में से असेट्स जाएगा, इसलिए टू असेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो असेट्स नहीं लिखना है आपको, असेट्स की जगह पे क्या लिख देना है, रियलाइजेशन। फिर मैंने फोर्थ एंट्री आपको लिख के दी है, इसी का उल्टा करना है। वेल लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर अगर लायबिलिटीज लेके जा रहा है, तो पार्टनर अगर लायबिलिटीज लेके जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, तो इसके बारे में मैंने बताया था। तो आप लोग ऐसा समझो कि कोई पार्टनर बोल रहा है कि मैं बैंक लोन का पैसा पे करूंगा, और कोई दूसरा बोल रहा है कि मैं क्रेडिटर का पैसा पे करूंगा। जब दो पार्टनर, बिजनेस में कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे दो पार्टनर का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। एक पार्टनर बोल रहा है कि मैं बैंक लोन का पैसा पे करूंगा, और दूसरा पार्टनर बोल रहा है कि मैं क्रेडिटर का पैसा पे करूंगा। जब पार्टनर लोग ऐसा बोलते तो आप लोग ऐसा समझो कि वो लायबिलिटीज को टेक ओवर कर, तो लायबिलिटीज का पैसा देने वाला है। तो लायबिलिटी उनके लिए एक्सपेंस है, इसलिए लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। बट लायबिलिटीज नहीं बोलेंगे, उसकी जगह पे क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और उस पैसे को कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा। तो पार्टनर के पास से पैसा जाएगा तो वो गिवर हो जाएगा, इसलिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड में बता रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने इसका एक इंपॉर्टेंट जनरलिटीज वाला एक वीडियो बनाया, वहाँ पे आप लोग चेकआउट कर लो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट लास्ट फाइनल हमारी एंट्री है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर पेड। तो जब मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड करूंगा तो उस वाले केस में मैं क्या एंट्री पास करूँ। तो रियलाइजेशन मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और मेरे पास से पैसा जाएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बस ये 5 एंट्री आपको फिलहाल अभी याद रखनी है। एक सिक्स्थ वाली भी है, वो बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे उसकी अभी जरूरत नहीं है सर। ठीक है, तो अभी हमने जो पहला एडजस्टमेंट रीड किया है, जो मैंने आपको बताया ना असेट्स वेयर रियलाइज्ड करके, तो असेट सोल्ड बोल, तो यहाँ पे अपन को असेट सोल्ड वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो दूसरा लिखा था डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर ₹6000। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस का मतलब होता है कि बिजनेस को बंद करते समय कुछ खर्चा हुआ, कितने का, 6000 का, तो इसको भी पेड किया गया। तो आपको फिफ्थ वाली जो मैंने एंट्री लिख के दी है, वो वाली एंट्री आपको यहाँ पे पास करने पड़ेगी। फिर इस थर्ड वाले में लिखा है तो गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज। तो गुडविल क्या है, बिजनेस का असेट्स है, और रियलाइज्ड सोल्ड होता है, तो असेट सोल्ड वाली एंट्री यहाँ पे पास करें। और बोला है पास जर्नल एंट्रीज टू द क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो अपन को फर्म में उसकी मतलब उसकी एंट्री को क्लोज करना और अपन को अकाउंट को सेटल करना। तो वो कैसे करेंगे तो वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन हम लोग इसको लेजर के वे में और जर्नल एंट्री के वे में हम लोग इसको सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट स्टार्ट। तो पहला हम लोग को क्या लिख के दिया है, कैपिटल अकाउंट लिख के दिया है। लाइबिलिटीज में सबसे पहला कैपिटल अकाउंट लिख के दिया है। तो कैपिटल कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, तो मैंने ऑलरेडी घर में यहाँ पे मैंने बनाया। तो पार्टनर कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल का पैसा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। बट सवाल ये उठता है कि वो डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा।
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये समझो आपका बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी हो गया, ये आपका असेट्स हो गया। तो लायबिलिटी में जो लायबिलिटी मतलब समझो इस तरफ होता है, लायबिलिटी मतलब इस तरफ हो गया, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल का पैसा भी कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आपको कैपिटल कहाँ पे लिख के दिया है, लायबिलिटीज में लिख के दिया है, तो आपको ये चीज सोचनी है कि लायबिलिटी में जो भी लिख के दिया रहेगा वो हमेशा कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। और क्या करके रिकॉर्ड करेंगे, बीडी करके। बीडी मतलब पीने वाला बीडी नहीं, बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बाय बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉड डाउन। तो जरा चेक करो कि उषा का आपको कैपिटल कितना लिख, आशा का, तो आशा का कैपिटल लिख के दिए 1,20,000, और उषा का 40,000, और निशा का 40,000। तो जिसका जो था पैसा मैंने लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद लिख के दिए जनरल रिजर्व। तो रिजर्व में रखा हुआ पैसा किसका होता है, पार्टनर्स का होता है। इसलिए ये कहाँ पे जाएगा, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, लेकिन कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट में क्यों जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो लायबिलिटी में जो भी लिख के दिया रहेगा, आपको उसको हमेशा 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 कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट। इसलिए क्रेडिट में जाके रिकॉर्ड कर दूंगा बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। अब ये जो जनरल रिजर्व का प्रसाद है, आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जरा चेक करो कि क्वेश्चन में आपको रेशियो क्या लिख के दिया है। तो क्वेश्चन में हम लोग को रेशियो लिख के दिया है 2:2:1। तो 2:2:1 के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 2:2:1। तो पहले क्या करो, ये तीनों रेशियो को एक साथ ऐड करो। तो 2/2 कितना होता है 4, 4/1 कितना हो गया 5। तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5, 1/5। मतलब तीनों को पहले ऐड करने का, फिर ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपको क्या करना है, नीचे लिखना है। तो ये मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब जनरल रिजर्व का वैल्यू कितना लिख के दे वो देख लेते हैं। तो जनरल रिजर्व का वैल्यू हमें लिख के दिया 12,000। तो मैं क्या करूंगा, 12,000 इंटू 2/5 करूंगा, पहला आंसर आएगा। फिर 12,000 इंटू 2/5 करूंगा, दूसरा वाला आंसर आएगा। फिर 12,000 इंटू 1/5 करूंगा, तो तीसरा वाला आंसर आएगा। अब कैसे करेंगे, जैसे हम लोग बचपन में करते थे वैसे ही करेंगे। तो 5 का टेबल में कितनी बार रीड करूँगा, 12 आता है। तो 5 का टेबल में रीड करूंगा तो 12 तो नहीं आता, लेकिन इससे छोटा नंबर आता है। तो 5 2 10, बरोबर। अब समझो कि 12 में से मैं 10 खा गया, तो बचा कितना, 2। तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो अब ये 20 हो गया। तो 5 4 20, और ये जो 2 जीरो बचा यहाँ पे लिख। तो सेम इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 2,400 ही आएगा। सेम इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 2,400 ही आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 0 0, 2 0 0, 2 4 8, एंड 2 2 4, 4,800। ये भी सेम 2,400 इंटू 2 करेंगे तो 4,800 है। 2,400 इंटू 1 करेंगे तो ये 2,400। मतलब 1 0 0 होता है, मतलब किसी भी नंबर को 0 सा करेंगे तो हमेशा वो 0 ही आएगा। लेकिन बच्चे लोग स्मार्ट रहते हैं, तो 1 0 1, 1 0 1। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। तो 1 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा। सर आपने ये जो डायरेक्टली डिवाइड किया ना सर, ये तो समझा नहीं। तो जैसे बचपन में करते थे वैसा करो। तो एक बार मैं वापस करके बता देता हूँ आपको। तो कैसे करना है, 5,000 लिखा और यहाँ पे मैंने 12,000। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक डिजिट लेके सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये 5 और ये 1 है। तो 5 के टेबल में तो 1 तो आता नहीं, तो इसलिए 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो 5 का टेबल में कितनी बार रीड करूँ कि 12 आएगा। तो 5 के टेबल में तो 12 नहीं आता, तो उससे जो छोटा नंबर रहेगा वो लेंगे। तो 5 का टेबल जब मैं 2 टाइम रीड करूंगा तो टाइम जाके 10 आएगा। तो 5 2 10 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो पीछे से माइनस करना रहता है। तो 2 में से 0 गया, 2 आता है। 1 में से 1 गया, 0। अब देखो 5 के टेबल में 2 तो नहीं आता। अब जो ऊपर एक नंबर जो है इसको नीचे में ले लो, तो अभी 20 हो गया। तो 5 का टेबल में कितने बार रीड करोगे, 20 आएगा। तो 5 का टेबल 4 टाइम रीड करेंगे तो 20। तो 4 ऊपर लिखा और 20 यहाँ पे लिखा। तो 0 में से 0 गया, 0। 2 में से 2 गया, 0। अब ऊपर जो 2 0 बचा वो 2 0 यहाँ पे ले लिया और वही 2 0 ऊपर लिख दिया। ये हो गया 2,400।
इसका मतलब मैं 12,000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 2,400 है, वो मैंने लिख दिया। फिर देन मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, आपका आंसर आ जाता है। तो ये जनरल यूजर में जाके मैं इसका वैल्यू ले लेता हूँ। तो पहले में आएगा 4,800, दूसरा 4,800 एंड तीसरा 2,400। तो इस तरह मैंने जनरल रिजर्व को बांट दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिख के दिया है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर कहाँ पे जाने वाला है? तो मैंने आपको बताया था कि क्रेडिटर जाएगा रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में क्यों जाएगा? क्योंकि मैंने क्रेडिटर नाम का तो कोई घर ही नहीं बनाया। तो जिसका घर आपने नहीं बनाया तो फिर इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? रियलाइजेशन में। मतलब जिसका कोई नहीं हो उसका कौन होगा? रियलाइजेशन। तो इसलिए आपको उसको रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करना। ठीक है, चलो तो इसको रियलाइजेशन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जरा चेक करके बताओ, सॉरी देख के मुझे बताओ कि जो क्रेडिटर है वो रियलाइजेशन की कौन सी साइड में जाएगा? डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? तो ये देखो कि आपको क्रेडिटर कहाँ पे लिख के दिया। तो अगर आप लोग देखेंगे तो आपको क्रेडिटर कहाँ पे नजर आ रहा है? मतलब लायबिलिटीज में नजर आ रहा है। तो लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। इसलिए क्रेडिट में जाके मैं लिखूँ रियलाइजेशन की बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना आएगा? 80,000। तो यहाँ पे मैं 80,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आशाज लोन। तो आशाज लोन मतलब पार्टनर लोन हो गया। तो सर आप ये कैसे समझा कि पार्टनर लोन है? तो देखो ना, बिजनेस में 3 पार्टनर है, आशा, उषा, निशा। तो आशाज लोन लिखा है मतलब हमने आशा से लोन लिया। तो आशा से लोन लिया मतलब पार्टनर से लोन लिया। तो पार्टनर से कितने का लोन लिया? 16,000 का। तो जरा चेक करो कि मैंने कोई पार्टनर्स लोन का घर बनाया क्या? हाँ बनाया, तो इसलिए उसका पैसा उसके घर में जाएगा। बट सवाल ये उठता है कि वो डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? सेम चीज, वही चीज आपको याद रखनी है। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसलिए उसका पैसा भी कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। लेकिन जब मैं उसके घर में जाके उसका पैसा लिखूंगा तो हमेशा आपको स्वागत किससे करना है? बीडी से करना है। बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, और उसका जो वैल्यू रहेगा मैं लिख दूंगा। तो उसका वैल्यू कितना है? 16,000। तो मैं यहाँ पे 16,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें लिख के दिया बिल्स पेबल। तो जरा चेक करो कि बिल्स पेबल का तो मैंने कोई घर बनाया नहीं। तो जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा? रियलाइजेशन। तो ये भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाए। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय बाय बिल्स पेबल अकाउंट। कितना उसका वैल्यू लिख के दिया है हमें? 28,000। यहाँ पे 28,000। तो इस तरह हमने लायबिलिटीज को पोस्ट कर दी। अब आते हैं असेट्स के ऊपर। तो असेट में सबसे पहला लिख के दिया मशीनरी। तो मशीनरी भी जाएगा रियलाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट भी जाएगा रियलाइजेशन में। क्यों जाएगा? क्योंकि मैंने उसका घर नहीं बनाया। तो जिसका आपने घर नहीं बनाया वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? रियलाइजेशन में। तो उसी तरह डेटर, स्टॉक, ये 4 आइटम रियलाइजेशन में जाए। सवाल ये उठता है कि वो रियलाइजेशन में जाएगा, बात तो सही है, लेकिन वो डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? तो आपको ये चीज याद रखनी है, असेट्स में जो कुछ भी लिख के दिया रहे तो हमेशा किधर जाएगा? डेबिट। तो डेबिट में लिख। तो देखो 4 आइटम है तो चारों आइटम को बार बार टू लिखने में कंटाला है। तो एक ही बार में लिख दो, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। तो सन्ड्री का मतलब होता है वेरियस। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस सन्ड्री असेट्स अकाउंट लिख दिया। फिर एक के नीचे एक आप लोग उसका नाम लिख सकते हैं। फिर आपको टू टू बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला है मशीनरी, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है डेटर, चौथा है स्टॉक। तो मशीनरी हमें कितने का लिख के दिया? 1 लाख। तो 1 लाख मशीनरी यहाँ पे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना लिख के दिया? 48,000। तो यहाँ पे 48,000। डेटर कितना लिख के दिया है? हाँ, अब ये देखो, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे ना तो आपको ग्रॉस अमाउंट लिखना है। और जब रिटायरमेंट में भी आपको ग्रॉस लिखना है, बट जब डिसोल्यूशन का सम सॉल्व करेंगे तो आपको नेट लिखना है। मतलब इसको आरडीडी करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ग्रॉस और नेट कैसे समझेगा? तो देखो, तब ये डेटर है तो डेटर का वैल्यू आपको 1,10,000 लिख के दिया। उसमें से उन लोगों ने आर मेरी दीदी है माइनस किया। माइनस कितना किया आर मेरी दीदी को? दीदी कितना है? 6,000। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1,04,000। ठीक है, तो देखो, तो ये माइनस करके जो आंसर आता है उसको बोलते हैं नेट अमाउंट।
और माइनस करने के जो पहले जो वैल्यू रहता है उसको बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट। तो देखो, तो एडमिशन का सम सॉल्व करेंगे, रिटायरमेंट का सम सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा ग्रॉस अमाउंट लिखना है, पर जब आप लोग रिजोल्यूशन का सम सॉल्व करेंगे तो आपको नेट अमाउंट लिखना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नेट अमाउंट लिखूंगा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर कितना है, 1,04,000। ठीक है। या फिर कुछ लोग, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप लोग लिख दो ग्रॉस अमाउंट 1,10,000 और उसका आरडीडी का इफेक्ट अपोजिट साइड में लिख दो, क्योंकि असेट्स क्या रहता है, असेट्स हमेशा कौन सी साइड में रहता है, डेबिट साइड में रहता है। तो उसमें से कोई चीज अगर आपको हटाना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो उसका अपोजिट करना पड़ेगा। इसलिए आरडीडी आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्रेडिट। अगर वैसा मगजमारी नहीं करना है तो आपका जो फाइनल आंसर है वही लिख दो तो भी चलेगा। फिर उसके बाद स्टॉक हमें लिख के दिया है, स्टॉक लिख के दिया है 40,000, तो ये भी इधर ही होगा 40,000। तो स्टॉक को भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। चलो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के दिया। तो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस किसका होता है, पार्टनर का होता है, इसलिए इनका पैसा कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बट सवाल ये उठता है कि इसका पैसा डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। सिंपल है सर, असेट्स में लिख के दिया है और असेट में जो कुछ भी लिख के दिया तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट में, इसलिए वो डेबिट में है। तो डेबिट में जाके लिख दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसका जो प्रसाद है आपको क्या करना पड़ेगा, सब में बांटना पड़ेगा रेशियो के हिसाब से। कितना है, 36,000, तो वही जो मैंने आपको रेशियो बताया, 2:1। तो ये 5 हो गया, तो 2/5, 2/5, 1/5। तो 36,000 इंटू 2/5। तो कैसे करेंगे, 5 7 जा 35, इसमें से 1 खा गया तो एक बचा, तो ये 10 हो गया। तो 5 2 जा 10, ये डबल जीरो, मतलब ये जो 2 जीरो बचा मैंने ऊपर लिख दिया। अब 2 जीरो जा 0 किया, 2 जीरो जा 0 किया, 2 2 जा 4 किया, ये 14,400। अब दूसरा भी 2 है इसलिए इसका भी आंसर 14,400 है। और तीसरा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे तो ये डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आने वाला, तो ये 7,200 है। ठीक है। अब मैं बचपन में जैसे करते हैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया तो आ चुका रहेगा कैसे करना, तो अभी मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट किया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो पहला आएगा 14,400, 14,400, 7,200, इसको बांट दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है बैंक, तो बैंक का पैसा यहाँ पे जाएगा, कैश बैंक में जाएगा, तो फिर कैश बैंक में जाके लिख। बट सवाल ये उठता है कि वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, तो ऑफकोर्स वो डेबिट में आएगा। क्यों आएगा डेबिट में, क्योंकि असेट में जो कुछ भी लिख के दे तो वो कहाँ पे जाएगा, डेबिट। और जब भी जिसके अकाउंट में जाके उसका पैसा लिखेंगे तो हमेशा स्वागत किससे करेंगे, बीडी से। तो टू बैलेंस बीडी, मतलब डेबिट में रहेगा तो 2 से स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट में रहेगा तो 22 से स्टार्ट करते हैं। तो कितना आएगा, 8,000। तो इस तरह हमने अपने बैलेंस शीट को पोस्ट कर दिया। ठीक है। चलो फिर उसके बाद हमें पहला एडजस्टमेंट क्या लिख के दिया, तो पहला एडजस्टमेंट हमें लिख के दिया है, द एसेट्स वे रियलाइज्ड अंडर मशीनरी ₹90,000, स्टॉक 36,000, इन्वेस्टमेंट 42,000, डेटर 90,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने असेट्स को बेचा है, तो किसको कितने में क्या क्या बेचा उसका वैल्यू अपन को लिख के दी। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट में इसकी एंट्री पास करेंगे। फिर बाद में यही सम का मैं आपको वर्क जनरेटिव के वे में कैसे सम को सॉल्व किया तो वो आपको मैं बताऊँ। तो पहले हम लोग एंट्री पास करते, तो व्हेन असेट्स आर सोल्ड, तो अगर मैं असेट बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट जाएगा, लेकिन आपको असेट नहीं लिखना, उसकी जगह पे क्या लिखना है, रियलाइजेशन। अब जो जो वैल्यू सबको ऐड कर दो। तो सबसे पहले कितना है, 90,000, तो 90,000 लिख दिया। फिर प्लस नेक्स्ट क्या है, 36,000, 36,000 लिख दिया। नेक्स्ट 42,000 है, 42,000 लिख दिया। नेक्स्ट 90,000, तो 90,000। अब सबको ऐड करेंगे और ऐड करके जो आंसर आएगा वो करेंगे। तो मैं इसको ऐड करता हूँ कैलसी पे,
90 तो 180 हो गया, 180,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 तो आता है 2,58,000। तो डेबिट में 2,58,000, क्रेडिट में 2,58,000। चलो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो लेजर पोस्टिंग कैसे करना है, तो देखो कैशबैक मैंने कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिखा है। तो कैशबैक के डेबिट में जाऊंगा और उसके सामने वाले का नाम लिखूंगा। तो सामने वाला कौन है, रियलाइजेशन, इसलिए यहाँ पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 2,58,000। ठीक है, तो ये डेबिट का टर्म होगा। अब नीचे वाले का नंबर, तो जिसके आगे टू का टैग लगता है वो उसका मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसलिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाऊंगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम लिखूंगा, बाय बाय कैश बैंक अकाउंट। कितना, 2,58,000। इसको मैं डाल देता हूँ, 2,58,000। ठीक है, तो इस तरह हमने फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग कर दिया। अब हम लोग दूसरी एंट्री पढ़ते हैं, देखिए क्या लिख के दिया। तो दूसरी एंट्री हमें लिख के दिया है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वे ₹6,000। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमने कितना पेड किया, 6,000। इसलिए आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंस या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड वाली एंट्री पास करनी पड़ी। तो इसकी एंट्री क्या लिख के दिया मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि अपने लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी होगा तो आपको हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और जब मैं पेड करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाने वाला है, इसलिए कैश बैंक अकाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कितना पेड किया है हमने, 6,000। तो डेबिट में 6,000, क्रेडिट में 6,000। चलो अब इसका लेजर पोस्टिंग। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊंगा और उसके सामने वाले का नाम लिखूंगा। तो सामने वाले कौन है, कैश बैंक। तो टू कैश बैंक अकाउंट, 6,000 हो गया इसका। अब इसका नंबर, अब जिसके आगे टू रहेगा मतलब वो क्या रहता है, क्रेडिट रहता है, इसलिए कैश बैंक के क्रेडिट में जाऊंगा और उसके सामने वाले का नाम, तो सामने वाला आएगा बाय बाय रियलाइजेशन 6,000। तो यहाँ पे मैंने 6,000, तो इस तरह मैंने दूसरी एंट्री पास कर दी। चलो अब लास्ट लास्ट लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज ₹48,000। तो गुडविल हमारी बिजनेस का असेट्स हो गया, और रियलाइज का मतलब होता है सोल्ड। तो हमने असेट सोल्ड किया, कितने का, 48,000। तो यहाँ पे वापस असेट सोल्ड वाली एंट्री आएगी। तो जब मैं असेट बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और मेरे पास से असेट जाएगा, लेकिन असेट नहीं लिखने का, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। कितने में बेचा, 48,000। तो यहाँ पे 48,000 और यहाँ पे 48,000। ठीक है, चलो अब इसका लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो कैश बैंक कहाँ पे लिखा है मैंने, डेबिट में। तो मैं कैश बैंक के डेबिट में जाऊंगा और उसके सामने वाले का नाम लिखूंगा, तो आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये कैश बैंक का नंबर हो। अब इसका नंबर, तो जिसके आगे टू का टैग रहता है मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम लिखूंगा बाय कैश बैंक अकाउंट, 48,000। ठीक है, तो इस तरह हमने थर्ड एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद बोला पास द जनरल एंट्रीज। तो पहले हम लोग इस सम को लेजर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, बाद में इसी सम को हम लोग जनरल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो पहले लेजर में कैसे सॉल्व किया था पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि वो आ गया तो फिर आप लोग इजीली जनरेटिव भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसका लेजर जनरल सीखेंगे, नेक्स्ट लेजर सीखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जनरल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बराबर। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत। मतलब जब भी हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सम सॉल्व करेंगे, तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि ऑल लायबिलिटीज मस्ट बी पेड एट एंड ऑफ द सम। मतलब सम के एंड में मेरी सारी की सारी लायबिलिटीज पेड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ
कि जब भी मैं अपने पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करके जाऊंगा तो मैं ऐसे ही बंद करके नहीं जा सकता। तो मैंने जिन जिन लोगों से पैसा लिया है उन लोगों को पहले मुझे पैसा देना है, देने के बाद ही मैं अपने बिजनेस को बंद करके जा सकता हूँ। तो मैंने मतलब किसको मेरे को कितना पैसा देना है और किसका मैंने पैसा नहीं दिया वो मुझे पता कैसे चलेगा? तो देखो क्वेश्चन के अंदर, तो लाइबिलिटीज में देखने का कि आपने किसके सामने आर और आर लिखा है, या फिर ऐसा समझो कि आउटसाइडर लाइबिलिटी कौन है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पार्टनर्स का कैपिटल ये घर वाले, जनरल रिजर्व ये भी घर वाले का पैसा, क्रेडिटर ये बाहर वाले का पैसा, आशाज लोन भी आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि घर वाले से पैसा लिया है बट इसको पैसा तो देना है पहले, तो इसको भी कंसिडर करो कि ये बाहर वाला है अंदर, लेकिन अंदर वाला, लेकिन सबको पैसा देने के बाद फिर पार्टनर का भी नंबर आएगा। जैसे पहले पूरा बाहर वाले को पैसा देंगे, फिर अंदर वाले को, फिर बहुत अंदर वाले को। तो इसका मतलब देखो, क्रेडिटर, आशाज लोन और ये बिल्स पेबल, ये जो तीन नाम आपको लिख के दिया ना, ये तीनों की तीनों बाहर वाले। और इसमें ओरिजिनली जो मेन जो बाहर वाला कौन है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो पहले इनका पैसा देना पड़ेगा, और इनका पैसा दे के जैसे ही हो जाएगा फिर पार्टनर्स लोन का भी पैसा देना पड़ेगा। जो ओरिजिनली जो मतलब मेन जो घर वाला कौन है, कैपिटल और जनरल रिजर्व। इसके अलावा जो कुछ भी रहेगा वो सब बाहर वाले रहेंगे, समझो ऐसा। तो बाहर वाला तीन हो गया, क्रेडिटर, आशाज लोन और बिल्स पेबल। तो इन तीनों का पैसा पे करना है। तो इन तीनों का पैसा पे करने के लिए आपको खुद से लाइबिलिटीज पेड वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो जब आप खुद से लाइबिलिटीज पेड वाली एंट्री पास कर देंगे तो ऐसा समझा जाएगा कि आपने तीनों का तीनों का पैसा आपने क्या कर दिया, पेड कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पैसा पे करता हूँ, क्योंकि इसमें मैं पार्टनर लोन को इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पार्टनर लोन के लिए अलग से घर बनाया, तो उसके लिए भी अलग से एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो पहले लाइबिलिटीज पेड वाली एंट्री देख लो, उसके बेसिस पे आपको पार्टनर लोन वाला भी आ जाएगा। तो लाइबिलिटीज पेड वाली एंट्री मैंने क्या लिख के दी, तो लाइबिलिटी मेरे लिए खर्चा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और जब मैं पैसा पे करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं क्रेडिटर का पैसा और बिल्स पेबल का पैसा ऐड कर रहा हूँ। तो क्रेडिटर है 80,000 और बिल्स पेबल है 28,000। तो ये कितना हो जाएगा, 1,08,000। तो डेबिट में 1,08,000 आ जाएगा और क्रेडिट में 1,08,000 आ जाएगा। फिर जो आशाज जो लोन लिख के दिए उसके लिए पार्टनर्स लोन वाली एंट्री पास करेंगे। तो पार्टनर लोन का नाम क्या है, आशा लोन। तो आशा लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, मतलब जस्ट लाइक उसके जैसे ही एंट्री पास करना है बस। और उसका वैल्यू कितना है, 16,000। तो उससे 16,000 लिया तो उसको उसका 16,000 दे दिया। मतलब आपको याद रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये तीनों नाम को छोड़ के बाकी जो भी नाम होगा ना वो सब आउटसाइडर लायबिलिटी होगा। तो उनका पैसा पहले देना है, फिर मैं अपने बिजनेस को बंद करके जा सकता हूँ। तो उसके लिए आपको उनके घर पे जाके पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, लायबिलिटीज पेड वाली एंट्री पास कर देना। तो लायबिलिटी पेड वाली एंट्री क्या, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। पार्टनर्स लोन पेड वाली एंट्री क्या है, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। बस अब इसका लेजर कोस्टिंग करें। तो रियलाइजेशन मैंने कहाँ पे लिखा है, डेबिट में। तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाऊंगा और लिखूंगा टू कैश बैंक अकाउंट। कितना, 1,08,000 इसका नंबर होगा। अब जिसके आगे टू का टैग रहेगा मतलब वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैश बैंक के क्रेडिट में जाऊंगा और लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,08,000। अब पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर्स लोन के डेबिट में जाऊंगा क्योंकि ये डेबिट में है, इसलिए लिखूंगा टू कैश बैंक अकाउंट। कितना, 16,000। फिर कैश बैंक किधर है, क्रेडिट में है। तो कैश बैंक के क्रेडिट में जाके लिख दूंगा बाय आशाज लोन अकाउंट 16। बस। तो इस तरह हमें इस सम को सॉल्व करना, मतलब जब भी आप लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सम सॉल्व करेंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मेरी सारी की सारी लायबिलिटीज पेड है या नहीं। अगर पेड है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर आपको ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अगर पेड नहीं है तो फिर आपको खुद से लायबिलिटीज पेड वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। पर सर मुझे समझेगा कैसे, तो वही आप लोग ऊपर देखने का और नीचे देखने का। तो लायबिलिटी आपकी कौन सी है तो उसके बारे में नीचे लिख के दिया रहना चाहिए कि फलाने फलाने का पैसा दिया है कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो समझो पैसा देना पड़ेगा।
अगर नीचे लिख के देखिए बस उसको इतना पैसा दे दिए तो फिर आपको एंट्री पास करने की जरूरत, मतलब उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की आपको एंट्री पास करने की जरूरत है। जिसके बारे में नहीं बोला है उसके लिए आपको लाइबिलिटीज पेरोल एंट्री पास करनी है। ठीक है, और इस तरह हमने पूरे सम को सॉल्व किया। तो वही सेम एज यूजुअल, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अभी पहला सम है इसलिए मैं आपको इसमें अकाउंट टैली करना नहीं सिखाऊंगा, बट जिस ऑर्डर में हमने घर बनाया उसी ऑर्डर में हम लोग अकाउंट क्लोज करना है। जैसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका जो भी डिफरेंस रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल का जो भी डिफरेंस रहेगा वो कैश बैंक में आएगा, और कैश बैंक में ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों टोटल सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों के दोनों टोटल अगर सेम नहीं आए तो समझो कि आपने टैली नहीं किया। तो टैली होने के लिए दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए, और कैश बैंक तो अपने आप टैली हो जाता है, मतलब सॉरी पार्टनर्स लोन अपने आप टैली हो जाता है। ये देखो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 16 है तो सेम आए, ये मेन टैली होना चाहिए। इसका जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पे आएगा, इनका जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पे आएगा, और ये अपने आप टैली हो जाएगा। और जैसे ये टैली हो गया तो समझो कि आपकी झोली में 10 में से 10 मार्क्स आ गए। ठीक है, आई होप आपको समझा रही है। थैंक यू सो मच।